Previous class yesterday we have seen when AC is applied to inductor, current equation is given by what relation? I is equal to I naught. क्या है उसके आगे? साइन. यहाँ पे क्या था? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 2. करंट की इक्वेशन में ओमेगा टी से माइनस आ गया. माइनस मीन्स ये पीछे चलेगा 90 डिग्री पीछे. when voltage will be at peak value, I am लिखेंगे इसको, voltage will be at peak, current will be 0. That's what is the meaning. voltage पहले peak पर पहुंचेगा, current बाद में, because अपोज करता है ना सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना से, current will be lagging behind. current थोड़ी देर के बाद जनरेट होता है ना. तो फार्मूले से हमें आ गया, we have got the formula. It is minus pi by 2. Therefore, current lags voltage by pi by 2, where Im is the peak value, which is combination of three terms: voltage upon omega L, peak voltage upon omega L. Then we saw relation for inductive reactance, which is the resistance of inductor offered to AC. इंडक्टर में क्यों लगातार चेंज होता है ना, इट इज चेंजिंग, गोइंग टू पीक वैल्यू, कमिंग टू जीरो वैल्यू करंट है ना. तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो लेंज लॉ से अपोज करता है उसको चेंजिंग को. देयरफॉर इट कम्स, रेजिस्टेंस कम्स ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमेना है ना. कितना होगा ये फार्मूले को कंपेयर करेंगे ओम्स लॉ से. दिस वन विद ओम्स लॉ, यहाँ पर करंट होता है, यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर रेजिस्टेंस. डिनोमिनेटर क्वांटिटी विल रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस which is called inductive reactance, which is a combination of two terms, omega and L. Omega is 2 pi f, frequency से related है. L is the self inductance of coil. So this resistance depends upon the frequency and self inductance. If frequency goes up, this resistance will go up. It will offer more and more opposition to the current flowing. ज्यादा अपोज करेगा अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो कम अपोज करेगा. क्लियर? फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो, फ्रीक्वेंसी 0, व्हाट विल हैपन? सेल्फ इंडक्टेंस विल बी, बोलिए, नो सेल्फ इंडक्ट, आई मीन no self inductance phenomena, no opposition, no self inductance, no reactive inductive reactance and all. Are you there? Yes sir. Okay. Yes. तो और L किस पे डिपेंड करता है? सेल्फ इंडक्टर, ये अपना कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला याद है? प्रीवियस चैप्टर में डेरिवेशन किया था हम लोगों ने, ये था mu naught n square a by L. यहाँ पे देखो, म्यू नॉट n स्क्वायर a by L. ये फैक्टर भी इसी में आ जाएंगे. अगर आपको ये फैक्टर भी ध्यान है तो और किस पर डिपेंड कर रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस को, आई मीन इंडक्टिव रिएक्टेंस, और किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ है ना. सो मेनी फैक्टर्स इट डिपेंड्स. तो वी हैव टू रिमेंबर फार्मूला ऑफ L आल्सो टू गिव द राइट आंसर. तो पर्टिकुलरली एक तो फ्रीक्वेंसी और दूसरा मीडियम. ये मीडियम हो गया. रॉड डाल देंगे अंदर, सोलेनॉइड है, ये कॉइल है, इसके अंदर आयरन रॉड डाल दो तो यहाँ पर म्यू आर भी आ जाएगा इसके साथ, यहाँ पर आ जाएगा म्यू आर. तो मीडियम जो है कॉइल के, आई मीन कॉइल के अंदर जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है, बिकॉज सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन दैट. देयरफॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस विल इंक्रीज. आयरन रॉड डाल देंगे तो इंडक्टिव reactance will increase many hundred times. It will drop the current drastically. Reactance मतलब क्या? रेजिस्टेंस. वो बढ़ गया तो करंट ड्रॉप हो जाएगा.
Getting or not these points? ग्राफ का कल क्वेश्चन दिया था मैंने, ऐसा आएगा एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा एल इंटू एफ। एफ को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका स्लोप। एक्सएल वाई एक्सिस पे है, फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे, तो ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप विल बी 2 पाई एल, स्लोप हो गया। और थीटा पूछेंगे, स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 2 पाई एल, एल बढ़ा थीटा बढ़ जाएगा ऐसे। और फाइंड रिलेशन ऑफ थीटा, ये थीटा का रिलेशन ये आ जाएगा यहाँ से, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सएल के, both are directly proportional to each other and therefore equation of the straight line linear relation है, origin से पास होता है। ये ग्राफ आता है आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एडिशनल पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। एंगल किस पे डिपेंड करेगा? सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर। सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ा तो एंगल बढ़ा, है ना। ये फार्मूला, ये हमने रिलेशन बना दिया इधर राइट हैंड साइड में। कैन यू सी हियर इट इज द रिलेशन। These are very important points, you know. What I was asking you, frequency कम करते जाए, keep decreasing the frequency, cell in I mean inductive reactance will drop, frequency 0 कर दो, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो both are passing through origin। frequency 0 किसकी होती है? कौन से सोर्स की, कौन सी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 0 होती है? DC doesn't fluctuate, 0 cycles in any interval of time, so it means it doesn't oscillate। DC कांस्टेंट होता है, उसका एक्सएल 0 हो जाएगा। एक्सएल फॉर DC विल बी 0। लिख दूं यहाँ पर, फॉर DC फ्रीक्वेंसी 0, यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट करंट के लिए सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमेना वैनिशेस, खत्म हो जाती है, बिकॉज कांस्टेंट करंट हो गया स्टेडी स्टेट पे। इंडक्टर बिहेव एज ए जीरो रेजिस्टेंस पाथ। क्वेश्चन भी किए थे प्रीवियस चैप्टर में। करंट जब स्टेडी स्टेट हो गया, कांस्टेंट हो गया, पीक वैल्यू पे पहुंच गया, है ना, इनिशियली थोड़ी देर के लिए सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमेना रहती है, उस समय रेजिस्टेंस उसको ऑफर होता है फॉर फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिली सेकंड्स, देन आफ्टर दैट no self inductance phenomena in DC and it offers zero resistance. Ideal inductor will offer zero resistance to DC at steady state। ऑलरेडी न्यूमेरिकल किए थे, जीरो रेजिस्टेंस दिया था। ऑलराइट, यहाँ तक ओके, डन, बोलिए। नो प्रॉब्लम, दीज आर क्रूशियल पॉइंट्स। इसी से 1 मार्क्स के कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो सो मेनी क्वेश्चन यू कैन गेट फ्रॉम दिस पॉइंट्स। आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो, चलो इसको आगे, और वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट्स आर कमिंग। तो देखो, ये क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल। प्योर इंडक्टर है, ये 25 मिली हेनरी, एल दिया है, कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, वी दिया हुआ है। सोर्स ये 220 वोल्ट जो है ये आरएमएस सप्लाई रहेगी, because they are not mentioned in the peak value, unless until they are mentioned the peak value, it will be RMS value. Source supply is generally RMS value if mentioned otherwise।
until unless mentioned otherwise, है ना? Find the inductive reactance, तो XL निकालना है ना, and RMS current also, frequency is 50, तो 50 frequency है, self inductance is given, देखो VRMS voltage देखो 220, तो XL will be 2 pi FL, तो सॉल्व कर लेंगे 7.85 ओम, ऑलराइट, करंट निकाल लेंगे VRMS अपॉन XL, ओम्स लॉ है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 28 एम्पियर, ठीक है, नो प्रॉब्लम है। इसके थर्ड पार्ट होमवर्क में करना है, जो कि बुक में नहीं है, बट आई एम गिविंग यू फ्रॉम माय साइड, राइट इक्वेशन फॉर करंट आल्सो, फॉर इन दिस केस, इस केस के लिए करंट की इक्वेशन लिखना है, ठीक है, बाकी तो सॉल्व कर लिया, ओनली to use your common sense and write the current equation for ideal inductor, whatever we have learned yesterday. Okay, moving on to the next one. ये दोनों पार्ट सॉल्व एग्जांपल है, you can just see the answers given, 7.85 and 28 ampere. Current की equation you have to write properly. ऐसे देखो, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, again nothing is mentioned, connected supply or supplied voltage is always RMS voltage, ये RMS वोल्टेज VRMS दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दी है, और ये सेल्फ इंडक्टेंस, तो RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, पहले एक्सेल निकालना पड़ेगा, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, गेटिंग दिस पॉइंट, तो एक्सेल विल बी 2 pi FL और IRMS करंट विल बी VRMS डिवाइड बाय एक्सेल, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे, इट विल बी कमिंग 15.9 एम्पियर, ठीक है, 15.9 एम्पियर विल बी द आंसर। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, इसमें करंट की इक्वेशन नहीं लिखेंगे, वही करंट की इक्वेशन पहले में लिख लो, सेम वे इट कैन बी रिटन हियर आल्सो, बट जस्ट लीव इट। गॉट इट? Yes, sir. Do complete for your practice. And milli means what? Bole M stand for what? 44 mH. M is for meter or something else? Milli. It is milli, 10 to the power minus 3. Okay, phasor diagram for ideal inductor. तो दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस था? pi/2 का, और I told you it is assumed to be moving anti-clockwise, तो वोल्टेज पहले पीक वैल्यू पे पहुंच चुका है, करंट अभी यहाँ पर है, तो फेज डिफरेंस इज pi/2। वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, या फिर बोलेंगे करंट इज लैगिंग बिकॉज इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो वोल्टेज पहले पीक वैल्यू पे है, करंट अभी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, उसके बाद ये टर्न हो जाएगा, ऐसे आ सकता है। नाउ एनसीईआरटी बुक में कैसे दिखाया इन्होंने? ओके, वी विल कंटिन्यू टू टेक द करंट ऑन एक्स एक्सिस सभी केसेस में, वोल्टेज अगर पीछे है तो नीचे ले लेंगे, यहाँ पर लीडिंग है तो ऊपर ले लेंगे ये, बट लेट अस सी द टेक्स्ट बुक में शोन इट लाइक दिस। ओके, ये देख लो, तीन, ओके एक साथ देख लेते हैं। इन आवर टेक्स्ट बुक इट इज शोन लाइक दिस हियर, करंट को ऐसे लिया है, वोल्टेज इज हियर, दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्यों दिखाते, तो अभी ये जब पीक वैल्यू पे पहुंचेगा तब इतनी वैल्यू हो जाएगी ऐसे यहाँ तक,
करंट उस समय ये आ जाएगा, करंट का वेक्टर ये आ जाएगा, वोल्टेज विल गो लाइक दिस, करंट विल कम लाइक दिस। करंट का देखो ये यहाँ करस्पॉन्डिंग करंट इज दिस, करंट का वेक्टर रोटेट होकर ऐसे आएगा, है ना। तो इट एट दिस मोमेंट दे हैव शोन इट लाइक दिस इज वोल्टेज एंड करंट देखो। अच्छा, वन मोर पॉइंट यू सी, वोल्टेज जो है यहाँ से 0 पर है, उस समय करंट नीचे दिखा रहा है, ये करंट का ग्राफ है, डॉटेड लाइन। वोल्टेज इज हियर, जब वोल्टेज पीक वैल्यू पे है तो करंट हैज 0 वैल्यू, तो इट मींस वोल्टेज एंड करंट्स आर हैविंग द फेज डिफरेंस ऑफ पाई व्हिच इज शोन हियर। तो ये वीआई ग्राफ है, ये फेजर ग्राफ है। शैल आई राइट हियर फेजर डायग्राम, ये वीआई डायग्राम। तो हम लोगों ने फेजर डायग्राम ये वाली करस्पॉन्डिंग टू दिस पोजीशन लिया, दिस इज वोल्टेज एंड उसके करस्पॉन्डिंग आई यहाँ पर है, तो ऐसे आई का ऐसे आ जाएगा। दे आर टेकन करस्पॉन्डिंग टू दिस इंस्टेंट वोल्टेज इधर है, करंट की पोजीशन इधर है, यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, इसको ऐसे ड्रॉ किया, तो ओरिजिन से एरो लिए ऐसे। But we'll keep it simple as like this so that further derivations can be done easily. ये सब किसके लिए, कौन से एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं हम? इंडक्टर की बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं? आइडियल इंडक्टर के लिए ग्राफ है ये सब पॉइंट सही है, जिसका डेरिवेशन कल किया था हमने। वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल इंडक्टर, ऑल दीज पॉइंट्स, इट इज नॉट येट ओवर। क्लियर? Yes, sir. So you can make this in case of phasor diagram also. You can just draw this one. VI graph पूछेंगे तो ये draw कर दो. Voltage and current graph both are varying and voltage leading. Voltage जब 0 है तो ये माइनस पे है, voltage जब पीक वैल्यू पे पहुंच गया तो ये 0 पे पहुंच गया। ठीक है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, दिस इज करंट ग्राफ। करंट का एम्पलीट्यूड जनरली छोटा होता है, इसका एम्पलीट्यूड कम रखा, वोल्टेज एम्पलीट्यूड इज बिगर। और यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी शोन with respect to time, both the graphs are changing. ठीक है, इंडक्टर के these many points are clear to you. एक्सेल सीख लिया हमने, फेजर डायग्राम, वीआई डायग्राम एंड इक्वेशन। Which inductor we are talking about? Ideal inductor. Inductor is what? It is simply coil or solenoid. जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग के जो टर्न्स हैं क्लोज आ जाएंगे तो वो सोलेनॉइड हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा वो। both are same but purpose is, solenoid का purpose to get the field, magnetic field, inductor का purpose to produce, to have the inductive reactance for AC to drop the voltage. इंडक्टिव रिएक्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप कर सकता है बिकॉज ये रेजिस्टेंस है, तो इंडक्टर को हम वोल्टेज ड्रॉपिंग के लिए भी यूज करते हैं इन केस ऑफ एसी। ठीक है, तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन आइडियल इंडक्टर। ऑलरेडी डन, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, हु लीड्स, वोल्टेज लीड्स, ये क्वेश्चन डन है, छोड़ दो उसको, बार बार लिखने का मतलब नहीं। Okay, let's see next one. Next one is, what is the effect on inductive reactance XL if frequency of source goes up? Frequency of source is double. क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बोलो। It will Okay, get ये double. होमवर्क मिला, चलो दिस इज होमवर्क। एक फर्स्ट पार्ट तो हो चुका ऑलरेडी वी ड्रॉन द ग्राफ आल्सो। सेकंड पार्ट भी मैंने थोड़ी हिंट दे दी है, और थर्ड पार्ट में भी यू हैव टू थिंक
थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करो। तो नेक्स्ट मंडे वी हैव द टेस्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्या जो सेकंड पार्ट था मैग्नेटिज्म का, चैप्टर नंबर 5। कमिंग मंडे या ट्यूसडे, मंडे रखना है ट्यूसडे रखना है? मंडे इज ओके, Yes, sir. so that Sir, Sunday you can prepare. test on Monday. Yeah, Periodic tests from 20th till 25th. till 25th. Yes, sir. टुडे 17, 25th क्या है, कौन सा दिन है? तो 17 एंड 25 सेम डे होगा, आज मंडे ट्यूसडे होगा ना, तो Wednesday. वेंसडे, टुडे इज ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे ही होगा 25th को। ठीक है, उसके अगले मंडे को फिर किसी न किसी के टेस्ट आते रहेंगे, सर पोस्टपोन मत कराओ ना ज्यादा। ठीक है, अभी नेक्स्ट यू हैव सफिशिएंट, ओके दिस मंडे ट्यूसडे आई एम अवॉइडिंग, next Monday it will not be postponed, you just prepare, even if somebody has the test, साथ में प्रिपेयर करते जाओ, तो you have sufficient time, डेली हाफ एन आवर अगर देखेंगे तो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो Yes, sir. इट विल बी सब्जेक्टिव, बट कुछ मैम से बात हुई थी कि डेरिवेशन होने चाहिए, है ना, वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ डेरिवेशन, बिकॉज नेक्स्ट टेस्ट में, नेक्स्ट बुक से आने वाला है आपका वो सब्जेक्टिव पेपर, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो मे बी थोड़ा सा डेरिवेशन कैन बी रिड्यूस और ऑप्शंस कैन रिड्यूस एंड विद द ऑप्शंस, तो शॉर्ट क्वेश्चंस मे बी मोर नाउ, ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर इक्विवेलेंट टू शॉर्ट क्वेश्चंस, लाइक ट्रू एंड फॉल्स के इक्विवेलेंट, या कैलकुलेट किया न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करके ही आंसर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी मोर। ऑलराइट, तो जैसे ये तीन पार्ट है, दिस ऑल थ्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, तो अनलेस यू नो द थियरी you cannot write, you cannot mug up the things, huh? So you have to revise the previous chapter to get this, huh? Diamagnetic की property देखनी पड़ेगी आपको, क्या है, how to respond this question. All right, note down this question, it can be important. Now sometimes question comes, average power over the complete cycle in ideal inductor. Ideal inductor में average power produce और average power consumed है ना, जितनी पावर हम उसको देंगे कंज्यूम होगी और उतनी हीट डिसिपेट हो जाएगी, है ना। एवरेज पावर इन जनरल वी राइट एवरेज पावर, तो लेट्स सी एवरेज पावर इन आइडियल इंडक्टर कितनी खर्च होती है। तो पावर इन इंडक्टर इज V इंटू आई, V की वैल्यू पुट कर दो, Vm साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू हमने डिराइव की अभी, I करंट इज Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉमन ले लो, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, पहले माइनस बाहर निकाल लो, पाई बाई 2 ये थीटा हो जाएगा, ये माइनस, तो दिस विल बिकम पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बट ये पहले हमने इनमें से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो दिस इज माइनस कॉस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, ये साइन के फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया, साइन 2 थीटा के फार्मूले में, और 2 नीचे आ गया, और ये Vm एज इट इज माइनस। नाउ एवरेज पावर कंज्यूम, यहाँ पे हमने ऊपर वर्ड यूज, हाँ एवरेज, तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी कितनी होती है, 0 होती है, दिस इज 0,
average value of sine function for one complete cycle is 0 and therefore it becomes 0. So ideal inductor doesn't consume any power for its operation. इसमें से अगर करंट फ्लो भी हो रहा है तो ये पावर कंज्यूम नहीं करता है. जैसे रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है तो पावर कंजम्पशन इज आई स्क्वायर आर, बट इसमें ऐसा नहीं है. एवरेज पावर की बात करें तो फुल साइकिल में इट इज 0. एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन इज 0. तो आइडियल इंडक्टर बिना पावर कंज्यूम किए काम करता है. रेजिस्टेंस नहीं है उसमें, और इसमें क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, बट करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री. 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, एक साइन फंक्शन एक कॉस फंक्शन. तो इसीलिए आई मीन फिर वो साइन का कंप्लीट साइन का फंक्शन बन जाता है. ये साइन की एवरेज वैल्यू 0 होती है. ठीक है, तो 0 पावर कंजम्पशन. क्लियर? ना जो ट्यूबलाइट्स है पुरानी वाली, अभी तो एलईडी है. इससे पहले जो ट्यूबलाइट होती थी उसमें एक चोक कॉइल होती थी, बॉक्स होता था, एक कैपेसिटर होता था छोटा सा, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता था चार्ज होने के बाद. दूसरा एक बॉक्स होता था ट्यूबलाइट में ही, उसके उसके नीचे साइड में ऐसे ऐसे डब्बे टाइप रहती थी ऐसा, उसके अंदर कॉइल रहता है. ये आइडियल इंडक्टर जिसको चोक कॉइल बोलते हैं. चोक कॉइल इज आइडियल इंडक्टर है. क्लोज टू आइडियल इंडक्टर. पूरा 0 रेजिस्टेंस वायर का नहीं हो सकता है. आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल इंडक्टर मींस उसका जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, पर थोड़ा बहुत रहता है, लेस देन 1 ओम. कॉपर का बनाते हैं तो चोक कॉइल मेड ऑफ द कॉपर वायर इन ट्यूबलाइट टू ड्रॉप द वोल्टेज विदाउट कंज्यूमिंग एनी पावर. है ना, उसकी जो चोक कॉइल है वोल्टेज ड्रॉप. ट्यूबलाइट डजंट नीड 220 वोल्ट. अपनी डोमेस्टिक सप्लाई कितनी है? 220 वोल्ट. उसको 150 वोल्ट चाहिए. तो एक्स्ट्रा 70 वोल्ट ड्रॉप करने के लिए one option is use the carbon resistor, but carbon resistor will consume the power. The energy bill will be going up. Therefore, choke coil is used to drop the voltage. It will consume zero power. Voltage drop kar dega without consuming any power. That's the advantage of choke coil, but it is slightly expensive. Carbon resistance can be obtained in 1 rupee. Choke coil is 200 rupees. But it will be daily, it will be saving lot of electricity, electrical energy, because it doesn't consume power to drop the voltage, extra voltage, which tubelight doesn't need. और ये जो ट्रांसफार्मर के कॉइल होते हैं जो हम चार्जर में लगाते हैं, है ना, इसमें भी ये इंडक्टर जैसे रहते हैं. ये इसमें भी कंजम्पशन बहुत कम होता है. अगर हमने नॉर्मल चार्जिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है, तो इट कंज्यूम. तो आई स्क्वायर आर, थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है उसमें, तो आई स्क्वायर आर की वजह से थोड़ा कंजम्पशन रहता है, बट वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, तो लेस कंजम्पशन. बट इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से कोई कंजम्पशन नहीं, बिकॉज वोल्टेज एंड करंट आर आउट ऑफ फेज. तो इंडक्टेंस की वजह से नो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो चोक कॉइल इज नथिंग बट ए क्लोज टू आइडियल इंडक्टर. तो AC में in place of using the resistors, choke coils are used. In case of tube light or anywhere else also we have to drop the voltage. Ideal inductor use करके voltage drop करा लेंगे.
in place of using the resistances, which will consume more energy. All right. ये आपका इंडक्टर से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए. एक और पॉइंट है इंडक्टर से रिलेटेड. देखो इंडक्टर में वोल्टेज एंड करंट 90 डिग्री फेज डिफरेंस. यहाँ पे देखो वोल्टेज दे हैव शोन हियर. यहाँ से स्टार्ट किया तो मतलब अगेन अहेड बाई पाई बाय 2. करंट अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वोल्टेज उससे पहले ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा. करंट व्हेन करंट इज जीरो वोल्टेज इज पीक वैल्यू. ऐसे आएगा. वोल्टेज ऑलरेडी पीक वैल्यू पे जब करंट जीरो. दिस इज द ग्राफ फॉर वोल्टेज. दिस इज फॉर करंट. तो जीरो से लेकर ये कितना हो जाएगा पाई बाय 2. ये पाई हो जाएगा 3 पाई बाय 2. ये 2 पाई. एक साइकिल के लिए देखो दिस इज 1 साइकिल ऑफ करंट. तो क्वार्टर साइकिल के लिए पाई बाय 2 तक टी के टर्म्स में लिख सकते हैं इसको. कितना हो जाएगा. आई थिंक टी के टर्म्स में दिया है इसमें. देखिएगा टाइम के टर्म्स में लिखेंगे. दिस इज टी बाय 4. दिस इज टी बाय 2. 3 टी बाय 4 और टी. तो 1 क्वार्टर साइकिल के लिए इतने के लिए करंट इज पॉजिटिव, वोल्टेज इज आल्सो पॉजिटिव. देयरफॉर पावर, ये पावर का ग्राफ है. पावर विल बी पॉजिटिव. नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल वोल्टेज कम्स डाउन, नेगेटिव हो गया, करंट पॉजिटिव है. पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है ये पावर की. तो पावर माइनस हो गई है ना. ऐसे नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल के लिए ये दोनों माइनस है. देखो करंट भी माइनस में है और ये भी माइनस में. तो माइनस वी इंटू माइनस आई प्लस हो गई पावर. ठीक है. फिर अगेन एक प्लस एक माइनस माइनस. तो यहाँ पे पावर इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव हुई, यहाँ पे नेगेटिव हुई तो जीरो हो गई. फिर इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव, ये यहाँ पे माइनस दिखा रहा है नीचे. तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं ये अब्जॉर्ब कर ली, इधर उन्होंने वापस रिटर्न कर दी सोर्स को. इट कैन बी टर्म लाइक दिस. और फ्लक्स देखो, फ्लक्स में क्या होता है, फील्ड फाई इज इक्वल टू बी है. करंट पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी उन्होंने पॉजिटिव दिखाया है. करंट से फील्ड बनेगी. अगर फील्ड की वैल्यू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो पॉजिटिव ली हमने तो फ्लक्स भी पॉजिटिव आएगा. ठीक है. तो दिस पॉइंट्स में कभी कभी वो आइडेंटिफाई के लिए देते हैं. ये दे देंगे आपको, बोलेंगे किसका है. यू आर टू राइट आइडियल इंडक्टर. इफ दिस इज इंडिकेटिंग वोल्टेज तो व्हाट अबाउट अदर ग्राफ. उनको बताना पड़ेगा वोल्टेज या करंट बताना पड़ेगा. कौन सा वोल्टेज है कौन सा करंट है. तो यू सी वोल्टेज इज लीडिंग हियर, करंट इज लैगिंग. एक वैल्यू दे देंगे तो अदर्स यू कैन फाइंड आउट. सपोज ये बोल दिया करंट तो यू विल कम टू नो ये वोल्टेज होगा, बिकॉज करंट एंड वोल्टेज एक उनका साइकिल ऐसे आएगा. तो पावर का जो है, पावर का ऐसे आ रहा है ना. तो इट कैन नॉट बी पावर, इट कैन नॉट बी वोल्टेज. अगर ये करंट है तो ये वोल्टेज होगा. ये करंट, ये अगर वोल्टेज है, आई मीन ये करंट है तो ये वोल्टेज हो सकता है. कैपेसिटर में उल्टा चलेगा अभी. तो आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है आपको. वन ऑफ द ग्राफ दे विल मेंशन, करंट या वोल्टेज में से एक बताएंगे. बाकी पॉइंट्स यू कैन जस्ट राइट एंड इट इज केस. या फिर बोल देंगे ये, इसको अगर इतना ही बता दिया ये वोल्टेज है, कौन सा डिवाइस हो सकता है तो लिखेंगे इंडक्टर. और बाकी बताने पड़ेंगे कौन कौन से क्या है. लाइक दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है. जब वोल्टेज पीक वैल्यू पे है तो करंट जीरो पर है उस समय. जब वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो करंट पीक वैल्यू पे पहुंच गया. इनिशियली देखना है हमें कौन आगे है.
ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए यू शुड बी रेडी. Now AC connected to capacitor. Now similar points will be there, all the points. जो इंडक्टर के लिए पढ़े वो कैपेसिटर के लिए रहेंगे सब पहले. ऑलराइट, तो देखो इसमें करंट की इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे. सपोज यू आर आस्क्ड टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ करंट, है ना, तो कहाँ से अप्रोच करेंगे. उसमें तो किरचॉफ लॉ लगाया था हम लोगों ने. व्हाट अबाउट इन दिस. बोलिए. चार्ज की इक्वेशन निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे. चार्ज की इक्वेशन विल बी डिफरेंशिएटेड. ठीक है, कैपेसिटर में चार्ज की इक्वेशन क्या आएगी. बोलिए. Q इज इक्वल टू CV होता है. अरे देर तुम लोग हो लाइन पर. तो Yes, ये sir. कैपेसिटर और ये यहाँ पर AC है. तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है. द प्रूव दैट करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2 इन कैपेसिटर. तो C कैपेसिटेंस हो गया. करेक्ट. सप्लाई वोल्टेज हम सेम रखेंगे. VM sin ओमेगा टी. Q इज इक्वल टू CV. V की वैल्यू पुट कर दी हमने VM sin ओमेगा टी. डिफरेंशिएट कर दो अभी चार्ज के टर्म को. dq बाई dt. साइन का इंटीग्रेशन cos एंड ओमेगा बाहर भी आ जाएगा. कांस्टेंट कम्स आउट आल्सो एंड इसके साथ भी जाएगा. तो नाउ cos को साइन में कन्वर्ट करना है. बोलो cos को साइन में कौन से फार्मूले से कन्वर्ट होगा. बोलो ट्रिग्नोमेट्री बताओ थोड़ी सी. कैन वी राइट लाइक दिस. कैन वी राइट. विल इट डू. Yes, sir. No, it will not do because we need the phase difference from omega t, not from pi by 2. तो माइनस बाहर आ जाएगा. तो बाहर माइनस नहीं चाहिए. ये प्लस की इक्वेशन है तो हमें प्लस की इक्वेशन चाहिए यहाँ पर. तो दिस इज नॉट, दिस कैनॉट सॉल्व आवर पर्पस. तो नेक्स्ट कन्वर्जन साइन में प्लस के साथ होगा. ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 ये रहेगा. तो इसमें this is equal to cos omega t. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कन्वर्ट्स इनटू cos एंड रिमेन्स पॉजिटिव. तो ठीक है, तो बाहर अपना प्लस रहेगा अभी क्योंकि ये भी प्लस है. तो प्लस वाला कन्वर्जन पॉसिबल है, माइनस वाला नहीं, बिकॉज वो पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी आता है. वेयर एज वी नीड ओमेगा टी माइनस और प्लस पाई बाय 2 ऐसा चाहिए हमें. ओमेगा टी से फेज डिफरेंस चाहिए हमें, ना कि पाई बाय 2 से. बिकॉज इनिशियल टर्म्स आर ओमेगा टी. इसी में ही प्लस माइनस आना चाहिए. तो दिस इज पॉसिबल. ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा. ये जो कांस्टेंट, ये जो टर्म मिला है हमें, इसको हम इस पैटर्न में लिखेंगे. वोल्टेज को अलग कर लिया, ये डिनोमिनेटर में भेज दिया हमने ऐसे, बिकॉज ओम्स लॉ से कंपेयर करने वाले हैं इस पूरे टर्म को. तो नाउ व्हाट वी गेट इज प्लस. करंट की इक्वेशन में प्लस मिला है. करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2. करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 आगे चलेगा इन केस ऑफ AC कनेक्टेड टू कैपेसिटर. कैपेसिटर में जब AC कनेक्ट करते हैं तो करंट लीड करता है उसमें बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्रॉपर्टीज. इंडक्टर में अपोजिशन है, इसका नेचर अलग है इंडक्टर से, है ना. बोथ आर रिस्पॉन्डिंग टू सेम AC डिफरेंटली बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट नेचर, है ना. क्लियर.
तो ये जो टर्म है पूरा, इसको हमने IM लिखा है, पीक करंट। ठीक है, तो कुछ बुक्स में ऐसे दिया, कैसे लर्न करना है, कौन लीड कर रहा है। Li is the Iceman, इंग्लिश बुक्स में। EMF leads current in inductor, whereas current leads EMF in capacitor। ठीक है, इसमें क्या लीड कर रहा है, EMF, वोल्टेज। Voltage or EMF leads current in case of inductor, whereas current will lead EMF or voltage in case of capacitor. Li is the Iceman. ठीक है, कैपेसिटर में करंट आगे आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे। इंडक्टर इंडक्टेंस में अपोज कर रहा है, अपोजिशन है, इसलिए करंट जो है पीछे रह जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है अंदर गैप में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस द डिस्प्लेसमेंट करंट, वो आगे है। चेंजिंग यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और करंट आगे गैप में प्रोड्यूस हो रहा है। गैप, हैव यू थॉट कि गैप है वहां पर, तो कोई या तो इंसुलेशन होगा या फिर एयर गैप होगा, एयर इज आल्सो इंसुलेटर। So how the current is crossing? So there is the phenomena of production of displacement current in the gap between the two plates of the capacitor. Gap में भी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ऑलराइट, तो वो आगे प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए करंट आगे है इसमें। प्लेट्स तक जैसे ही चार्ज पहुंचेगा, वोल्टेज पहुंचेगा, तो गैप में करंट इंड्यूस हो जाता है, विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। वो मैक्सवेल ने बाद में उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। ऑलराइट, तो ये इक्वेशन डेरिवेशन इज डन सिमिलर टू द इंडक्टर। इंडक्टर में किरचॉफ लॉ से किया था, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके किया। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वैसे ही पॉइंट इसमें भी चलेंगे, उसके पैरेलल पॉइंट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, it is the resistance offered by capacitor to AC supply। AC सप्लाई को जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना, दैट वन। तो ये जो डेरिवेशन की लास्ट लाइन थी, उसमें जैसे इसको हमने IM एज्यूम किया, पीक करंट। इसको अगर हम ओम्स लॉ से कंपेयर करें, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो 1/ω/C आ रहा है। 1/ω/C the resistance of capacitor, which is also known as condenser for AC, called capacitive reactance, और कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस भी कभी कभी बोलते हैं, कैपेसिटेटिव और सिंपली कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, which is equal to 1/ω/C। इसमें फ्रीक्वेंसी देखो नीचे आ रही, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन XC एंड F। इसका स्लोप नहीं पूछ रहा हूँ, बिकॉज स्लोप इज नॉट फिक्स हियर। इसमें स्लोप चेंज होता जाएगा, तो वी कैन नॉट राइट वन सिंगल स्लोप, एवरी पॉइंट पे अलग अलग स्लोप आएगा, इट विल डिपेंड अपॉन C। ठीक है, तो ओनली ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ द ग्राफ एज ए होमवर्क असाइनमेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करना। ऑलराइट, Yes, sir.
These are very important points going to be used in all forms of examination. तो इसको समझते चलो, याद भी कर लो, बिकॉज बाद में फिर कंफ्यूजन होता है बहुत. अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं, प्रूव दैट कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी सप्लाई, तो फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी डीसी की कितनी होती है 0, और फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में आ रही है यहाँ पर, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटिव. तो ऐसे कर सकते हैं. वन ऑफ द पॉइंट वी कैन डू इट लाइक दिस. just it is for your knowledge, otherwise nobody will ask you such question. फिर भी देखते हैं चलो. तो देखो फ्रीक्वेंसी अभी हमने डिराइव किया है, x is equal to 1 by omega c. ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 pi f c. ओमेगा इज 2 pi f, तो ये हो गया f. f अगर 0 है, डीसी में 0 होता है, 0 oscillation per second. Frequency DC is constant, doesn't oscillate, 0 oscillations per second. यहाँ पर 0, तो XC कितना हो गया? इन्फिनिटी. कैपेसिटर के लिए, DC के लिए कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है. कितना? इनफाइनाइट. तो XC इज इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, करंट विल ब्लॉक. करंट का कैलकुलेशन करके देख लेते हैं. V अपॉन 0, सॉरी V अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर देंगे. इट कम्स टू बी 0. V डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल बी 0. तो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देगा. इनिशियली यू फाइंड, जब तक वो चार्ज हो रहा है तो बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट, चेंजिंग फ्लक्स होता है, तो बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, जो कि मैक्सवेल ने बताया था. इनिशियली फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स टिल इट गेट्स चार्ज, करंट विल बी फाउंड, बिकॉज चेंजिंग है वो. बाद में स्टडी स्टेट पहुंच गया, पूरा चार्ज हो गया, तो नो लॉन्गर करंट विल बी फ्लोइंग. that can be checked by connecting the AC in the connecting the ammeter into the circuit. ammeter circuit में लगा दो और देखोगे तुम, within few seconds or few milliseconds current will become 0. initially थोड़ा सा लगेगा till it gets charged, उसके बाद no current flows. DC लगा दी, AC लगा दो, तो it will be continuously flowing, because changing flux, changing electric field, changing charges, changing electric field will produce displacement current in the gaps AC लगाने से. So continuous current keeps flowing in the circuit when connected to AC, and capacitor is connected to AC. तो AC में हम कैपेसिटर देखे तुमने, कैपेसिटर AC में क्या ट्यूबलाइट में कहता है, चोक कॉइल के बाजू में रहेगा कैपेसिटर, वो एक्स्ट्रा एनर्जी देगा ट्यूबलाइट को इनिशियली जब ऑन करते हैं. ठीक है, तो उस समय इट नीड्स एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा करंट. ठीक है, तो कैपेसिटर वहां पे यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में रहता है वो. एंड चार्जर के अंदर भी कैपेसिटर रहता है, उसका अलग पर्पज रहता है, वो फिल्टर करता है उसमें पल्सेशन को. चार्जर में क्या होता है, डीसी में वोल्टेज तो ड्रॉप हो जाता है ट्रांसफार्मर से, फिर रेक्टिफायर से उसको कांस्टेंट वोल्टेज बनाते हैं, और डायोड से फिर भी वो पल्सेट करता रहता है, अप डाउन रहता है. डीसी तो बन जाता है, फिर कैपेसिटर से उसको फिल्टर कर देते हैं. कैपेसिटर चार्ज होकर कांस्टेंट डीसी प्रोवाइड करता है. it is inside the charger also, capacitor. AC के साथ डील कर रहा है वो, तो वो एक कांस्टेंट वोल्टेज बनाने में भी हेल्प करता है. तो वेरियस पर्पजेज ऑफ कैपेसिटर्स आर देयर. डीसी में अलग पर्पज है उसका, एनर्जी स्टोर करके रखता है. AC में डिफरेंट पर्पजेज, एनर्जी स्टोर करके वो, इट इज व्हाट इज कॉल्ड मेंटेनिंग द कांस्टेंट करंट. आउटपुट जो है चार्जर से हमें विदाउट फ्लक्चुएटिंग हमें मिलता है. तो हम लास्ट चैप्टर में देखेंगे हाउ डज इट हेल्प अस इन मेंटेनिंग द कांस्टेंट करंट. पल्सेशन को रिमूव करता है वो चार्ज होने के बाद.
तो कैपेसिटर एसी डीसी दोनों में यूज करते हैं और दोनों में अलग अलग उसके बिहेवियर रहेंगे। इस और एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं आप। ओके, देखते क्या है। लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर। प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी। डीसी लगाएंगे पहले, बैटरी लगाएंगे, and बाद में एसी लगाएंगे। व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज रिड्यूस। इस कैपेसिटेंस को हम रिड्यूस करें तो बल्ब के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ब्राइटनेस पे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? तो बोलो, इसमें देखो एक पहला पार्ट कर लेते हैं। फॉर डीसी capacitor will block therefore bulb will not shine। डीसी जब लगाते हैं ना, स्विच ऑन करोगे उस समय हो सकता है थोड़ा सा तुम्हें, जैसे स्विच ऑन किया ना तो थोड़ा सा ब्राइटनेस दिखे, बट इफ यू ऑब्जर्व it will be not shining बिकॉज ये ब्लॉक कर देगा कैपेसिटर। ओपन सर्किट हो गया, यहाँ पर देखो गैप है। तो इनिशियली व्हेन वी स्विच ऑन तो यू मे सम ग्लिम्पसेस ऑफ ब्राइटनेस फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो ऐसा लगेगा बल्ब ऑन हुआ था, बट दैट इज ड्यू टू द चेंजिंग इनिशियली चेंजिंग फ्लक्स से करंट यहाँ पे क्रॉस हो जाता है इनिशियली, बट इट इज जस्ट very small interval of time, you may not notice even, or sometimes it can be noticed। तो बाद में बल्ब देखो ऑन ही नहीं हो रहा, मतलब गैप हो गया, करंट फ्लो जीरो हो जाएगा, आई विल बी जीरो। हम मीटर लगाएंगे तो बल्ब विल नॉट शाइन फॉर डीसी। एसी में शाइन करेगा, इट विल शाइन फॉर एसी, विल शाइन फॉर एसी, विल शाइन। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, जब कैपेसिटर, तो कैपेसिटर रिड्यूस कर रहे हैं तो फॉर डीसी नो, फॉर डीसी नो चेंज, नो सिंस नो शाइन, नो शाइनिंग। एसी के लिए क्या होगा, फॉर एसी शाइनिंग विल इंक्रीज और डिक्रीज और नो चेंज। डीसी में दोनों केसेस में it will not shine, but AC में when we put the when we decrease the capacitance shining will decrease or increase। कैपेसिटेंस कम होने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। देखो XC is equal to 1/ω/c। अभी देखा ये कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, विच इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो शाइनिंग विल आल्सो डिक्रीज, ब्राइटनेस डिक्रीजेस। Capacitive reactance increases since capacitive reactance increases, XL inversely, XL is equal to 1/ω/c। ठीक है, समझ में आ गया। It is better to have the large value of capacitance to increase the shining, or in other words to decrease the resistance of the circuit, है ना। ये रेजिस्टेंस पे तो काम करता है ना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो
फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तभी ये कम होगा, मतलब कैपेसिटर विल ऑफर लेस रेजिस्टेंस, तो ब्राइटनेस विल इंक्रीज फ्रीक्वेंसी से। तो बस में 3 फैक्टर से हम शाइनिंग चेंज कर सकते हैं। एक तो कैपेसिटर डिक्रीज करके या इंक्रीज करके, है ना। डिक्रीज कैसे करेंगे, डिक्रीज करने के तरीके क्या हो सकते हैं, चलो ठीक है। इंक्रीज करना थोड़ा आसान है, डिक्रीज करना वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है ना, तो गैप बढ़ाओ, दोनों प्लेट्स को दूर दूर कर दो। इंक्रीज करना है तो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दो, है ना। ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो क्या फर्क पड़ेगा। तो वेरियस वेज टू चेंज, बट यू हैव टू सी कैपेसिटेंस किसमें कम हो रहा है। ये वैल्यूज कम होने से, नहीं बढ़ाने से, ये कम होता तो शाइनिंग रेजिस्टेंस कम हो जाता कैपेसिटर का, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी बढ़ाने से, है ना। तो फिर करंट बढ़ जाएगा। उल्टा है इसमें, डिनोमिनेटर में टर्म्स है, वो क्वांटिटी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई या कैपेसिटेंस बढ़ाया, तो दैट इज द एडवांटेजेस एज फार एज शाइनिंग ऑफ द बल्ब इज कंसर्न। यू वांट मोर शाइनिंग, है ना। तो ये दोनों वैल्यू बढ़ाओ, तो रेजिस्टेंस कैपेसिटर का कम हो जाएगा और करंट बढ़ जाएगा सर्किट में। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन देके वाइंड अप कर दे। यहाँ पे है होमवर्क क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। ये सॉल्व एग्जाम्पल था, वैसे भी ये भी एक सॉल्व एग्जाम्पल है, वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। 7.4 है ना? क्या करना पड़ेगा 7.4 में, देखो पहले एक्सी निकालना पड़ेगा, फिर करंट के लिए आरएमएस करंट इज इक्वल टू वीआरएमएस अपॉन एक्सी। वही ओम्स लॉ, सेम मेथड जैसे इंडक्टर का है वैसे ही। इसमें एक्सी निकाल लो फार्मूला प्रॉपर यूज करके, और फिर आरएमएस करंट इज इक्वल टू आरएमएस वोल्टेज अपॉन एक्सी, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर व्हिच इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यूनिट ओम ही रहेगा उसका, इसका भी ओम रहेगा यूनिट एक्सी का। ऑलराइट देन, क्लोजिंग ईयर। तो अभी मेन टॉपिक कंप्लीट हो गया इसका, है ना। रेजिस्टेंस के लिए तो नो फेज डिफरेंस, रेजिस्टेंस का भी कल कर लेंगे, बट उसमें फेज डिफरेंस नहीं आता है। दोनों करंट एंड वोल्टेज एक साथ पीक वैल्यू पे जाएंगे, तो रेजिस्टेंस का बिहेवियर सेम रहेगा एसी के साथ जैसा डीसी के साथ। डीसी में भी फेज डिफरेंस नहीं था, वहां पे हमने बात ही नहीं की थी। यहाँ पर फेज डिफरेंस होता है, इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट इंडक्टर एंड कैपेसिटर में। बट रेजिस्टेंस कीप ऑल द बिहेवियर्स आर सेम एज इन केस ऑफ डीसी। तो यू सी टुमारो, फिर तीनों को सीरीज में लगा के देखते क्या होगा। जैसे हमने वहां पे रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन किया था, यहाँ पे तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कोर्स में नहीं है। ऑलराइट, shall we end it now? Yes, sir. Okay, thank you then. कोई डाउट हो तो you can ask, otherwise I'll end it. Sir,